हेलो दोस्तों, आप सभी का सचिन कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 3 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इससे पहले हमने जो है क्लास 7 का और भी वीडियो डाले हैं जो हिस्ट्री का है, एनसीईआरटी का वन लाइनर है और ये आपको सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। और आप नए हैं तो और भी वीडियो हैं, क्लास 6 का है, 9th का है, साइंस वगैरह का है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बहुत सारे ढेरों सारे वीडियो डाले गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से इस वीडियो से सहायता मिले। तो चलिए आज हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 7 का इतिहास, जो अध्याय 3 है, दिल्ली सल्तनत, जो मध्यकालीन भारत इतिहास का पार्ट है ये। तो चलिए देखते हैं बेसिक सा क्वेश्चन। और शीर्ष से लेके आपको, अगर आप बेसिक से देखें तो एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी में दिया होता है और एक बेस महत्वपूर्ण आपको यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए आज का अध्याय 3 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में नींव रखा, यानी इसकी स्थापना की। जो तुर्की शासक या गुलाम वंश या इसे हम दास वंश के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने स्थापित किया। तो सबसे पहले तुर्की शासक होगा, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश, इस प्रकार। और लास्ट में लोदी वंश होती है। और जो आपको क्या होता है, उसके बाद बाबर जो है भारत पर पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद मुगल वंश की नींव रख देता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो रक्षक सैनिकी टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो ये था रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के लिए रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर होता था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं तंजौर जैसे सुदूर दक्षिण भारत राज्यों तक जो है विजित किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने अपने सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं तंजौर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? इसे किबला बोला जाता है। कहा कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे किबला कहा जाता है। क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो गुलाम के लिए प्रयोग होता था। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह यानी बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये गुलाम के लिए प्रयोग किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? इसे खराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो इसे खराज कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने चलाया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने चलाया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक या नया गैरीसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? तो दिल्ली में था। तो याद रखिएगा कि सीरी का किला, ऐसे ही पूछ देगा कि सीरी का किला किसने बनवाया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। और ये कहाँ बनाया था? तो दिल्ली में बनाया था। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा है अलाउद्दीन ने सैनिक को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। तो ये दोनों कथन सही है। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, ये भी सही बात है। और अलाउद्दीन ने जो है सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, तो ये भी बात सही है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी, तो ये था काकातीय वंश की शासिका थी। मध्यकाल में रानी दिद्धा और मध्यकाल में रानी दिद्धा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो ये था कश्मीर का। मध्यकाल में रानी दिद्धा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो कश्मीर की शासिका थी। ठीक है। किस सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? तो 13वीं सदी। किस सदी के आरंभ में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? तो 13वीं सदी। जैसा हम जानते हैं कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है। और तब से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो कड़ा दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंश। कालानुक्रम है तुर्की शासक या गुलाम वंश जिसे बोलते हैं, फिर है खिलजी वंश, फिर है आपको तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और फिर है लोदी वंश। ठीक है। तो 5 था। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो ये 5 किया था। राजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 में। राजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 में बैठा। और मध्यकाल में ये पहली शासिका हुई, यानी प्रथम मुस्लिम शासिका हुई जो राजगद्दी संभाला, तो वो था राजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले हो जाएगा गुलाम वंश, जो सबसे पहले शासन किया। फिर किया खिजली वंश, जो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 पर सैयद और 4 पर लोदी वंश, जो अंत में शासन किया था। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में जो है इसको क्रमबद्ध सजाने को ही कह देता है। मोठ का मस्जिद दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। कहा कि मोठ का मस्जिद दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। दिल्ली पर सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? वो था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दिल्ली पर सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित की थी? तो तोमर। सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित किया? तो तोमर ने किया था। किसने गैरीसन शहर सैनिकों के लिए बनवाया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। किसने गैरीसन शहर सैनिकों के लिए बनवाया था? तो था अलाउद्दीन खिलजी। सूरवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 15 वर्ष। सूरवंशों ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो 15 वर्ष किया। सल्तनत काल में कृषि पर लगाए जाने वाले कर खराज किसान की उपज का कितना प्रतिशत होता था? तो ये 50% होता था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगाए जाने वाले कर खराज जो किसान की उपज का कितना प्रतिशत होता था? तो 50% होता था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खान या एवं हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 17 मई 1540 को होता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खान या शेरशाह इसकी बोलते हैं, हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539, यानी शेरशाह जो है बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद ही दिल्ली पर शासन करना चालू कर दिया। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया? तो 1206 से 1210, यानी चेगा यानी पोल खेलते हुए गिर गया और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले खिलजी वंशों के शासकों में जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक दिल्ली पर राज किया? तो था 1290 से 1296 तक। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले खिलजी वंश के शासकों में जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक दिल्ली पर राज किया? तो 1290 से 1296 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले तुगलक शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी तक। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर निम्नलिखित में से कब बना? तो ये 12वीं सदी के मध्य में बना। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर निम्नलिखित में से कब बना? तो 12वीं सदी के मध्य में बना।
इमाम नमाज के दौरान, यानी कहा कि मुसलमान जो है नमाज के दौरान निम्नलिखित में से किन दिन धर्मोपदेश यानी खुतबा देता है, तो शुक्रवार को खुतबा देता है। कहा कि मुस्लिम का जो इमाम होता है, तो इमाम जो है नमाज के दौरान निम्नलिखित में से किस दिन जो है धर्मोपदेश यानी खुतबा देता है, तो शुक्रवार को देता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर मंगोलों के निम्नलिखित में से कितने बार हमले हुए, तो 2 बार हमले हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर मंगोलों के निम्नलिखित में से कितनी बार हमले हुए, तो 2 बार हुआ। भारत में तुर्की राज को जो संगठित किसने किया, तो वो था इल्तुतमिश। भारत में तुर्की राज को संगठित किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया, तो वो था इल्तुतमिश। निम्नलिखित यानी निम्न में से किसने सुल्तान के पद को जो है वंशानुगत बना दिया, तो था इल्तुतमिश। निम्न में से किसने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो इल्तुतमिश। निम्न में से किसने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो था इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, तो था इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, तो था इल्तुतमिश। इतिहास तारीख यानी एक वचन, तारीख बहुवचन जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की एक भाषा में लिखे गए, वो किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में था। और दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा हुआ करती थी वो फारसी होता था। ठीक है। कौन लिखा राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। कौन जो लिखा राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसी भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये मुदब्बिर ने कहा था। कौन लिखा कि राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वह खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये ऐसा वचन किसने कहा था, तो ये कहा था मुदब्बिर। राजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह किस सुल्तान की बेटी थी, तो इल्तुतमिश का। राजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह किस सुल्तान की बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किस सुल्तान ने अजीज खुमरान नामक कलाल यानी खराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक न्याय, मनका तबास नामक बावरीची और लड्डा तथा पीर नामक मालियों के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी ये जो व्यक्ति ऊपर दिए गए नाम है, इनको जो है प्रशासन में अच्छा पोस्ट जो दिया वो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। चंगेज खान, कहा कि चंगेज खान कहाँ का रहने वाला था, तो ये था मंगोल था, यानी मंगोल जो था वो चंगेज खान ही था। चंगेज खान कहाँ का रहने वाला था, तो मंगोल का था। किसके नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसी शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, वो था चंगेज खान। किसके नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, वो था चंगेज खान। निम्नलिखित में से इक्ता को दोबारा शुरुआत किसने की थी। इक्ता एक व्यवस्था थी और इसको दोबारा शुरुआत जो किया था फिरोज शाह तुगलक किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, किताबुल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, किताबुल हिंद को कहते हैं और इसे लिखा था अलबरूनी ने। ठीक है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। कहा कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था वो था देवल प्रसिद्ध था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, तो इसे आयांगार कहा जाता था, आयांगार कहते थे। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल
किस काकतीय शासक के सामंत थे? सामान नहीं थे, सामंत था, तो वो था प्रताप रुद्रदेव। करा कि हरिहर एवं बुक्का पहले जो है बड़ांगल के किस काकतीय शासक के सामंत हुआ करते थे? तो ये था प्रताप रुद्रदेव। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने ही किया था। पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो वो था इल्तुतमिश। पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो वो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश था। राजा ने अमीर आखूर किसे नियुक्त किया था? तो जमालुद्दीन याकूब को। राजा ने जो अमीर आखूर किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकूब को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया? तो वो था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया? तो इल्तुतमिश। किस सुल्तान ने राजतत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की? वो था बलबन। किस सुल्तान ने राजतत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की? तो वो था बलबन। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना भाग किया? तो 3/4 किया। जैमत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। जैमत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। आगे आपका एनसीईआरटी क्लास 7 इतिहास का अध्याय ये 4 हो जाएगा और ये 4 है मुगल साम्राज्य। देखते हैं मुगल साम्राज्य में क्या क्या क्वेश्चन बनती है। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अधिकार यानी अपना कब्जा किया? तो दिल्ली और आगरा पे किया। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? तो वो था दिल्ली और आगरा। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब होती है? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और दिल्ली और आगरा क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और यहीं से मुगल वंश का नींव पड़ जाता है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? वो बाबर था। ठीक है। अकबर के शासन काल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तकें में मिलती है? तो अकबरनामा में मिलता है। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलती है? अकबरनामा। और अकबरनामा के लेखक था अबुल फजल। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? तो था अबुल फजल ने किया था। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो वो क्या था? अबुल फजल ने किया था। शेरशाह ने निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा का युद्ध हम लोग जानते हैं कि इस युद्ध को लड़ा था। तो 1539 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को होती है। देहरिया का युद्ध नहीं था। तो 1 और 2 सही है। शेरशाह ने निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो इसका आंसर होगा चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो था शाहजहां। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो वो था शाहजहां जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अकबर के शासनकाल में 1565 ईस्वी में आसिफ के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ कटंगा या कटेगा पढ़ सकते हैं पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ? तो रानी दुर्गावती से हुआ। तो कभी कभी पूछ देता है कि रानी दुर्गावती जो अकबर के शासनकाल में थी वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो था गढ़ कटंगा से था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में जो सम्मिलित था, राजस्व सुधार था, प्रशासनिक सुधार था, सैनिक सुधार था और करेंसी प्रणाली में सुधार था। तो उपयुक्त में से सभी सही है। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधार में जो सम्मिलित थे वो था राजस्व सुधार, ये भी सही बात है। उसके बाद था प्रशासनिक सुधार, ये भी शेरशाह सूरी ने किया था। सैनिक सुधार भी किया था और फिर करेंसी प्रणाली में सुधार भी किया था। शेरशाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है। शेरशाह के द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है। मेवाड़ के किस राजा को
1527 में खांडवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो राणा सांगा को। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खांडवा के युद्ध में बाबर ने हराया? तो वो था राणा सांगा को। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ? तो ये था 21 अप्रैल 1526 को, और इसमें बाबर विजय रहा और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ गई और मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खांडवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच किस वर्ष हुआ? तो 17 मार्च 1527 को होती है। खांडवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 17 मार्च 1527, और इस युद्ध में भी बाबर विजय रहा। मैदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होती है? तो चंदेरी का युद्ध होता है। मैदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध, और इस युद्ध में भी बाबर विजय होता है। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष होती है? तो 29 जून 1528 को। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 29 जून 1528 ईस्वी को हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 16 मई 1529 को होती है। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होती है। खुर्रम किसका बेटा था? तो खुर्रम जो है जहांगीर का बेटा है। खुर्रम किसका बेटा है? तो जहांगीर का है। ठीक है। अब है शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? तो आगरा में कैद कर दिया गया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? वो था अकबर था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो वो था अकबर था। दक्षिण में किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था। कहा कि दक्षिण में किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो था बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब की सेवा के विरुद्ध किसने जो है छापामार पद्धति शुरू की? तो वो था मराठा शासक शिवाजी। यानी औरंगजेब के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध जो चलाता था वो चलाता था मराठा शासक था शिवाजी। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व का संग्रह करता था। तो कहा कि मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था यानी इकट्ठा करता था, या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो स्वयं राजस्व जो है संग्रह करता था। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। मुगल काल में जो जब्त शब्द है किस ओर इंगित करता है? तो वह राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कहा कि मुगल दो महान शासक के वंशज थे। बाबर माता की ओर से मंगोल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। बाबर की पिता उमर सिख था। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुगल दो महान शासक वंश के वंशज था। तो सही बात है, मुगल वंश जो था दो वंशों के वंशज थे। बाबर जो है माता की ओर से मंगोल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे, और बाबर के पिता का नाम उमर शेख था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो 1494 में। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 1494 में बैठा था। बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना राज का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था? तो 12 वर्ष की आयु में। बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना की राज का उत्तराधिकार नियुक्त हुआ था? तो ये था 12 वर्ष की आयु में। जहांगीर की माँ कहाँ की राजकुमारी थी? तो कछवाहा की थी। जहांगीर की माँ कहाँ की राजकुमारी थी? तो कछवाहा की थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह कहाँ की राजपूत शासक की पुत्री थी? तो ये था मारवाड़ का। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह कहाँ की राजपूत शासक की पुत्री थी? मारवाड़। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था? ये था फतेहपुर सीकरी। अकबर के द्वारा जो है इबादत खाने का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ये कहा जाता था औरंगजेब को। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया
ओहम जनजाति। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया? तो ओहम जनजाति जो है मुगल शासकों को 17 बार हराया। शेरशाह ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की? तो चौसा या बिलग्राम युद्ध के बाद, और इसी के साथ दिल्ली का शासक बन गया था। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने लगा था। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध के अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया? तो देवराय का युद्ध था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया? तो वो था देवराय का युद्ध। मुगलों के किस वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए? वो था कुलीन वर्ग। कहा कि मुगलों के किस वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हुए? तो था कुलीन वर्ग था। किस मुगल सम्राट के शासन काल के 20 वर्ष के दस्तावेज हमें पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 से 445 थी, वो था शाहजहां। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद यानी प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे, तो वो था शाहजहां। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या था? शांतिपूर्ण व्यवहार था। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या था? वो था शांतिपूर्ण व्यवहार। नूरजहां के सम्मान में किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो वो था जहांगीर। नूरजहां के सम्मान में किसने चांदी के सिक्के जारी किए? तो वो था जहांगीर। मेहरुनिसा ने किस वर्ष जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला? 1611। मेहरुनिसा ने किस वर्ष जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला? तो 1611। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा था? तो ये था फारसी भाषा में। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो यह गुलबदन बेगम, और ये फारसी भाषा में लिखा था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो ये था अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल। अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली का प्रारंभ की थी 1580 में। अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली कब प्रारंभ की थी? तो वो था 1580 में किया था। मुगलों की सेवा में आने वाले क्या कहलाए? तो मनसबदार कहलाया या नौकरशाह कहलाया? कहा कि मुगलों की सेवा में आने वाले क्या कहलाए? तो वो था मनसबदार या नौकरशाह कहलाए। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें कहते थे जो एकताओं के समान थे, वो जागीर कहलाता था। अकबर के शासनकाल में कितने ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे? वो था 29। अकबर के शासनकाल में कितने ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे? तो 29 था। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? तो 79 हो गया। मेवाड़ के किस राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानित व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी? वो था सिसोदिया। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो औरंगजेब। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। शाहजहां के शासनकाल में चहल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो दीवाने आम और दीवाने खास को। शाहजहां के शासनकाल में चहल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो ये था दीवाने आम और दीवाने खास को। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। अकबर का सेनापति मानसिंह था। दसवंत और बसावन किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर का था। दसवंत और बसावन किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो अकबर का था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शाहजादा सलीम के कारण। यानी अबुल फजल का जो मृत्यु हो गया वो था शाहजादा सलीम के कारण। निम्न से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? अकबर ये शिक्षा संबंधी सुधार भी किया था।
कराया है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो अकबर क्या था। शाहजहांनामा की रचना किसने की? ये था इनायत खान। शाहजहांनामा की रचना किसने की? तो ये था इनायत खान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित कर युद्धों स्थलों के नाम नीचे अंकित है। वो था देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो सबसे पहले हुमायूं देवरा का युद्ध लड़ता है, फिर चौसा 1539, फिर कन्नौज 1540 और फिर सरहिंद लगभग 1555-56 के बीच लड़ा था और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं। ये अध्याय 5 है, एनसीईआरटी यानी इतिहास क्लास 7 का है और ये 5वां अध्याय है, जनजातीय खंडवादोष एवं और एक जगह बसी हुई समुदाय। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सहायता होगा आपको। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए। चलिए, बंजारे कौन थे? तो बंजारे कौन थे? तो बंजारे व्यापारी हुआ करता था। उस समय की बात करें, मध्यकाल में जो व्यापारी लोग हुआ करता था, बंजारे रूप में पूरे समुदाय पूरे परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता था और व्यापार काम करता था। तो बंजारे कौन थे? व्यापारी था। गोंडराज गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? अकबरनामा में किया गया और अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। कहा कि गोंडराज यानी गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो अकबरनामा में किया गया है। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तो उसका सामना किससे हुआ? तो ये रानी दुर्गावती से हुआ था। रिपीटेड है क्वेश्चन, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड है तो और याद हो जाएगा आपको। गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया? तो वो था हाथी। कहा कि गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया? तो वो था हाथी। बेचकर वहाँ के लोग जो है अधिक मात्रा में धन कमाते थे। ओहम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी था? तो ये था म्यांमार का। ओहम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ओहम का। ओहम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? तो श्रमिक को कहा जाता था। ओहम राज्य के जो अंतर्गत था पाइक जो है किसे कहा जाता था? तो श्रमिक को कहा जाता था, पाइक। कौन सी जनजाति के लोग 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गया? तो वो था ओहम। कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? तो था ओहम जनजाति। ओहम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो कुल को खेल कहा जाता था। ओहम समाज के अंतर्गत जो है खेल को यानी खेल किसे कहा जाता था? कुल को। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। पंजाब के गख्खर जनजातियों के मुखिया कमाल खान गख्खर को किस मुगल बादशाह ने मनसबदार बनाया? तो अकबर बनाया था। कहा कि पंजाब के गख्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर को किस मुगल बादशाह ने मनसबदार बनाया था? तो वो था अकबर। अकबर के किस सेनापति ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया तथा उसे परास्त किया? तो वो था मानसिंह। अकबर के किस सेनापति ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उसे परास्त किया? तो वो था मानसिंह। गोंडवाना प्रदेश की निम्न में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि के लिए जाना जाता था? तो वो था गोंड। गोंडवाना प्रदेश की निम्न में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि के लिए जाना जाता था? तो वो था गोंड जनजाति। कौन सा गोंड राजा संग्राम शाह की उपाधि धारण की? तो वो था अमनदास। निम्न में से कौन सा गोंड राजा जो है संग्राम शाह की उपाधि धारण की? तो वो था अमनदास।
किस चंदेल राजपूत की पुत्री दुर्गावती थी? वो था सालवाहन। रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो था दलपत राय से। रानी दुर्गावती का जो विवाह है किसके साथ हुआ था? तो दलपत राय। अकबरनामा की रचना ऊपर भी पढ़े हैं, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में जो पाई जाती है वो चेंचू जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? तो यह चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो है भील। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। और भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। शेरपा जनजाति किस देश की है? तो शेरपा नेपाल की है। शेरपा जनजाति किस देश की है? तो नेपाल की है। भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज किस नियमानुसार पहले से ही विभाजित था? तो वो था वर्ण। भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज किस नियमानुसार पहले से ही विभाजित था? तो वो था वर्ण व्यवस्था के आधार पर। भारतीय उपमहाद्वीप के वे समाज जो ब्राह्मणों सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही कई असमान वर्गों में विभाजित थे, ऐसे समाजों को क्या कहा जाता था? जनजाति कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के वे समाज जो ब्राह्मणों सुझाए गए यानी ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, ऐसे समाज को क्या कहा जाता था? इसे जनजाति कहते थे। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थे? तो वो था खोखर। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? तो वो था खोखर। उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी? वो था बलोच। उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी? तो वो था बलोच। भीलों की बड़ी जनजाति निम्न में से किन स्थानों पर फैली हुई थी? तो पश्चिम और मध्य भारत में। भीलों की बड़ी जनजाति निम्न में से किन स्थानों पर फैली हुई थी? तो पश्चिम और मध्य भारत में। कोली बेराद जनजातियों का मुख्य रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी थी। कोली बेराद जनजातियों का मुख्य रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो था कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी था। गोंड जनजाति का मुख्य रूप से निवास निम्न में से कौन सा था? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था? औरंगजेब के समय में। मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजातियों को अपना अधीनस्थ कर लिया था? तो औरंगजेब के समय में। बाजारों की व्यवस्था को किस सुल्तान ने की थी? तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन सी थी? वो था मंगोल था। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन सी थी? तो मंगोल था। गख्खर लोगों के मुखिया कमाल गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? तो मनसबदार बनाया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया? तो 1591 में किया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया? तो 1591 में किया था। रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपने शासन की कमान संभाली? वो था पुत्र के नाम पर। रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपने शासन की कमान संभाली? तो वो था पुत्र के नाम पर। अहोम राज्य के जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे कहलाते थे पाइक कहलाता था और पाइक वहाँ के श्रमिक को बोला जाता था। बाजारों का कारवा क्या कहलाता था? तो टाड कहलाता था। बंजारों का कारवा क्या कहलाता था? टाड कहलाता था। किस ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में बाद में असमिया भाषा में लिखा गया? तो वो था बुरंजी। किस ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और बाद में असमिया भाषा में लिखा गया? वो था बुरंजी। अकबरनामा में किस जनजाति के गढ़ कटंगा साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसे 70,000 गांव थे? वो था गोंड। अकबरनामा में किस जनजाति के गढ़ कटंगा साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? तो वो था गोंड। निम्नलिखित में से कौन से देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में अपना वर्चस्व रखने वाले जनजाति था? वो था अहोम था। भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जनजाति को किस रूप में जाना जाता है? तो है खनावदोस जनजाति। भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जनजातियों को किस रूप में जाना जाता है? तो है खनावदोस जनजाति। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी के
किस घाटी में अवस्थित? वो था ब्रह्मपुत्र घाटी। ओहम जनजाति 16वीं सदी में 1523 ईस्वी में राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया, वो था चुटियों। ओहम लोग किसकी खेती के नए तरीकों को भी अमल में लाए? वो चावल। ओहम लोग जो है किसकी खेती के नए तरीकों भी अमल में लाए? तो है चावल। शिव सिंह के काल में कौन सा धर्म प्रधान बन गया? वो था हिंदू। शिव सिंह के समय में कौन सा धर्म प्रधान बन गया था? वो था हिंदू। वर्तमान में किस राज्य के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित आयकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा में विचार विमर्श का वर्णन मिलता है? तमिलनाडु। किस मुगल बादशाह ने अपने संस्मरण में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज को लेकर शहरों में भेजते थे? जहांगीर। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी किसका वर्णन किया? तो बंजारों का वर्णन किया। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी निम्न में से किसका वर्णन किया? तो बंजारों का किया। गड्डी गेरिया जनजाति जो रहती थी वो था पश्चिम हिमालय में। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में किस सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था? तो 12वीं सदी में। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में किस सदी तक चेर सरदारियों का उदय हो चुका था? तो ये 12वीं शताब्दी में हो गया था। आज इतना ही, चलते हैं फिर अगला वीडियो में आपको इससे यानी अध्याय 6, 7 ऐसे आएगा जो हम NCERT क्लास 7 का इतिहास जो वन लाइनर रूप में आप देख रहे हैं, हूबहू आपको पूरा NCERT का सही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया गया है। और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और आपको जो है एग्ज़ाम में यहाँ से हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।